नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीपीसीटी की जितनी भी एग्जाम होती है लगभग हर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और इनकी संभावना है कि जो आने वाली हमारी जो एग्जाम है जो कि जनवरी 2023 में होने वाली है उसमें भी इनकी प्रबल संभावना है कि ये जो क्वेश्चन है फिर से रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चंस है, पर ये इस तरीके के क्वेश्चन है जो हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सोचना नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है इसलिए हम वीडियो को या क्लास को बीच में ही छोड़ दें। पूरी क्लास आपको लेनी है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, प्रत्येक प्रश्न को आपको क्या करना है, नोट करना है और उसका आंसर भी आपको देना है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया पर बहुत ज़्यादा छोटा सा सरल सा प्रश्न हमसे कई बार गलत हो जाता है। जैसे वो कहावत कहते हैं ना कि लाखों समंदर हमने तैर लिए लेकिन जहाँ डूबे वो किसी की आंखें थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ पढ़ लिया और जो इजी चीज़ें हैं वो छोड़ दिया। हालांकि ये शायरी मैंने ही बनाई है, अभी ऐसा कुछ था नहीं। चलिए, तो जो आईएमपी में प्रश्न है उनको हम पहले देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख जाएगा आपको, है ना, दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो आपको देना है। ठीक है, और आपके नंबर भी काउंट करने के आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो जनक हैं वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। साथ ही एक प्लस क्वेश्चन आप और लिख लीजिए कि कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है। कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, इनको पितामह भी कहा जाता है ना, पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर को बनाने में जो सबसे ज्यादा योगदान किसी व्यक्ति का कर रहा है तो वो इन्हीं का रहा है, चार्ल्स बेबेज का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। ध्यान देना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे चारों व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं आपके सामने, राइट आंसर को आपको इसमें ढूंढ के बताना है। देखिए मैंने बोला था ना आपसे कि आपको कहीं भी जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ कभी किसी को नहीं आता है, कितना ही बड़ा विद्वान हो कुछ ना कुछ कमी उसमें भी होती है। तो ये नहीं सोचना है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया तो इस वाली क्लास को मैं छोड़ दूँ या बहुत ईजी प्रश्न है तो इनको मैं स्किप कर दूँ, स्किप कुछ भी नहीं करना है। अभी देखो बहुत से बच्चे जिनको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, बताइए इसका राइट आंसर बता दीजिए आप मुझे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डॉक्टर, बताओ फटाक, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर ट्यूरिंग, है ना। पूरा नाम आपके सामने दिया हुआ है, मैं सिर्फ इन्हें डॉक्टर ट्यूरिंग ही बोलता हूं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर ट्यूरिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका जो यूज है हम लोग नॉर्मल अपनी जिंदगी में भी करते हैं, साधारण जीवन में हम सभी लोग इसका उपयोग करते हैं, शब्द का बहुत उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, टेक्नोलॉजी के जमाने में शब्द का यूज हम लोग रोज ही करते हैं। चलिए देख लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम शब्द में, 2G स्पेक्ट्रम अक्षर में G का आशय किस शब्द से। आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक सेकंड लिख देता हूँ मैं, ये जो 2G लिखा हुआ है इसमें जो G भाई साहब हैं इनका आशय किस चीज से। तो ये 2G में जो G है इसका आशय किस चीज से, तो आपको राइट आंसर बताना है कि 2G में जो G है इस शब्द का आशय किस, मतलब इस अक्षर का जो आशय G अक्षर का आशय किस शब्द से। तो सभी को पता है, देखिए हमने सबने नाम सुना है, 2G भी सुना है, 3G भी सुना है, 4G इंटरनेट का हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। 4G जियो 4G का, वो 5G भी भारत के अंदर अब लॉन्च हो ही गया है ना, तो 5G का भी हम यूज करेंगे। आप में से कुछ लोग जिन्होंने अगर सुना हो तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी हुआ था ना, यूपीए गवर्नमेंट के सरकार के, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में होता है 2G घोटाला इसको कहा जाता है। तो वहां पे भी देखिए G था। अभी कोरोना के बीच में जब सेकेंड वेव जो कोरोना की आई थी तो बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है जूही चावला सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा कि उसी दरमियान 5G की टेस्टिंग भी चल रही थी, तो जूही चावला सुप्रीम कोर्ट चली गई। उन्होंने कहा कि आप जो 5G की जो टेस्टिंग है इसको आप रोक दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो टेस्टिंग से जो किरणें निकल रही, जो वेव निकल रही हैं उनसे हो सकता है लोगों की जानें उनसे जा रही हों। तो हालांकि वो सब चीज़ें अलग थी कि जूही चावला पे फिर से कोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया, पब्लिसिटी स्टंट इसको बताया था। तो हमें सिर्फ ये जी का जो मीनिंग है ये निकालना है। तो जी का जो अर्थ होता है वो निकलता है जनरेशंस। क्या निकलता है, जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन, 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन। आगे इतनी बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है अगला कि माउस क्या है। माउस क्या है, इसमें से बताइए कि आपको माउस क्या लगता है। इनपुट डिवाइस लगता है, आउटपुट डिवाइस लगता है, किस तरह की डिवाइस आपको माउस लगता है। देखिए दो ही विकल्प आपके सामने खुल के आएंगे कि माउस इनपुट हो सकता है या फिर आउटपुट हो सकता है। दोनों में आप कंफ्यूज होंगे। मैंने आपको बताया था, जब पढ़ाया था, जब मैंने क्लास ली थी, वहां मैंने आपसे कहा था कि वे डिवाइस है जिनके माध्यम से हम सीपीयू को निर्देश दें। ध्यान से सुनना, वे डिवाइस है जिनके माध्यम से हम सीपीयू को निर्देश दें या जिनके माध्यम से हमारे द्वारा किसी प्रकार के डाटा की एंट्री सीपीयू के अंदर की गई है। कहाँ की गई है? सीपीयू के अंदर की गई है, वे सारी डिवाइसें क्या कहलाती है? हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। आगे इतनी बात समझ में। और वे सारी डिवाइसें जो हमको रिजल्ट देती हैं, जैसे कि मॉनिटर है, मॉनिटर से जो मॉनिटर की स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है उसको कौन देख पा रहा है? उसको हम देख पा रहे हैं। स्पीकर है, स्पीकर में गाना बज रहा है, उसको कौन सुन पा रहा है? हम सुन पा रहे हैं। ठीक है, प्रिंटर ने प्रिंट निकाल के दिया, उसको कौन कलेक्ट कर पा रहा है? प्रिंट को हम कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारी आउटपुट हो जाएंगी। यानी कि जो हमको रिजल्ट दे वो आउटपुट और जिसको हम निर्देश दें वो इनपुट। तो माउस के जरिए हम क्या करते हैं? क्लिक करते हैं, ओके बटन क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डबल क्लिकिंग करते हैं, ड्रैग एंड ट्रैप, हम यहाँ से सारी चीज़ें करते हैं। तो माउस किस तरह की डिवाइस हो जाएगी? हमारी माउस हो जाएगी हमारी इनपुट डिवाइस। आगे इतनी बात समझ में। चलिए, अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो पहला लेक्चर ही हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस का था, आप जाके देख सकते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? साधारण शब्दों में नेटवर्कों के नेटवर्क को कहा जाता है। साधारण शब्दों में बहुत सारे नेटवर्कों से मिलकर जो नेटवर्क बनता है उसको क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने फिर से आपके लिए रख दिया है। ये सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपने टफ तो सारा पढ़ लिया, पर कहीं अगर बाय चांस इस सिंपल से क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर गए, वहाँ हमें घबराना नहीं है और बेवकूफ़ों वाली हरकत हमें वहाँ पे नहीं करनी। तो नेटवर्कों को क्या कहा जाता है? सबको पता है कि इसको क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको इंटरनेट कहा जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक शब्द क्या हो जाता है हमारा? इंटरनेट हो जाता है, और एक शब्द हमारा निकलता है इंट्रानेट। क्या निकलता है? इंट्रानेट, है ना। तो कुछ लोग क्या समझते हैं कि हो सकता है कि ये क्या हुई हो? टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। इंटरनेट की जगह उन्होंने गलती से क्या टाइप कर दिया? इंट्रानेट। ऐसा नहीं है, इंटरनेट भी होता है और इंट्रानेट भी होता है। इंटरनेट पे हम लोग बात कर चुके हैं कि नेटवर्कों के समूह को क्या कहा जाता है? इंटरनेट कहा जाता है। और ये जो भाई साहब इंट्रानेट जो होते हैं ना, इंट्रानेट होता है किसी व्यक्ति का प्राइवेट नेटवर्क, किसी संस्था का प्राइवेट नेटवर्क, किसी कंपनी का अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क क्या कहा जाता है? इंट्रानेट कहा जाता है। तो ये कितने क्वेश्चंस हो गए? चलिए, सभी के राइट आंसर, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनेट। जो हमारा क्वेश्चन था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इंटरनेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? स्पैम शब्द किस विषय से संबंधित है? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मैंने लिखा है स्पैम को। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? स्पैम को। देखिए अभी क्या हुआ था, हाल ही में मध्य प्रदेश ITI में जो कोपा जो सब्जेक्ट होता है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला, उसके जो टीचर्स होते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर, TO, सीधी भाषा में बोलता हूँ, TO की जो वैकेंसी हुई थी कोपा से रिलेटेड, उसमें ये क्वेश्चंस 3 बार रिपीट हुआ था स्पैम से संबंधित। ठीक है, तो आपको पता है सभी को कि स्पैम का जो संबंध है वो किस तरह की जो क्षेत्र है उससे है। तो देखिए इसमें तो विकल्प बहुत से इजी मिल गए हमें, ये कंप्यूटर से संबंधित है, आप सभी लोग बता देंगे। लेकिन स्पैम होता क्या है? देखिए तो मैं आपको बताता हूँ। स्पैम क्या होता है कि इस तरीके का कि ये मैसेज होता है या फिर जंक ईमेल होता है, ठीक है, या फिर अवांछित मेल होता है जिसको हम चाहते नहीं कि तो हमारे पास आ, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह का मैसेज, इस तरह का मेल या इस तरीके का कॉल, जिसका जो आशय जो होता है, जिसका मतलब जो उद्देश्य जो होता है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को चुराना होता है, हमारे डाटा को चुराना होता है, या फिर हमारे जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स चुराना होता है। तो इस तरीके की जो अवांछित जो मेल होते हैं, अवांछित कॉल होते हैं, अवांछित मैसेज जो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। आगे इतनी बात समझ में। चलिए, हैकर्स वगैरह करते हैं, फ्रॉड कंपनियां जो, वो सब ये काम करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई को चुनिए। यानी कि हमें क्या चुनना है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई को चुनना है। किसकी? मेमोरी की। तो चलिए फिर से यहाँ पे अपन लिख देते हैं, पूरी की पूरी टेबल है, मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड। पूरी की पूरी टेबल है, पूरी की पूरी टेबल हम यहाँ पे देख लेते हैं। पूरी की पूरी टेबल क्या कह रही है हमसे, पूरी की पूरी टेबल हम देख लेते हैं।
चलिए, तो इसमें पूरी की पूरी टेबल हम लोग देख लेते हैं। तो डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, इस विकल्प के अनुसार नहीं, पूरी स्टार्टिंग से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है हमारी क्या, बिट। ठीक है, आगे इतनी वसन में एक सबसे छोटी इकाई क्या होगी, बिट। और यदि आप क्या कर लोगे, 8 बिट कर लोगे तो एक आपकी क्या बन जाएगी, बाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बाइट बन जाएगी। आगे इतनी वसन में, और यदि आप क्या कर लेते हो, 1024 बाइट कर लोगे तो एक क्या बन जाएगी हमारी, किलोबाइट। क्या बन जाएगी, एक हमारी किलोबाइट बन जाएगी। और यदि आप क्या कर लेते हो, 1024 किलोबाइट को मैं केबी में लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, चलिए केबी लिख दिया, तो 1024 केबी अगर आप कर लोगे तो एक क्या बन जाएगी हमारी, मेगाबाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी हमारी, मेगाबाइट बन जाएगी। चलिए, अब मेगाबाइट को मैं इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, 1024 मेगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, एमबी। 1024 एमबी अगर आपने कर लिया कलेक्ट तो एक आपका क्या बन जाएगा, गीगाबाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गीगाबाइट बन जाएगा। यदि आपने 1024 गीगाबाइट का शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, 1024 गीगाबाइट को बोला जाता है जीबी। 1.5 GB डेटा हमें डेली मिलता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, बर्बाद होने के लिए, वही जीबी है ये। चलिए, 1024 जीबी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 टेराबाइट। क्या हो जाएगा, 1 टेराबाइट। अभी तक की जो एग्जाम है वहां पे पूछा गया है कि सबसे बड़ी जो इकाई है वो होती है टीबी, पर इससे बड़ी भी होती है हमारी पेटाबाइट, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हेक्साबाइट वगैरह। ठीक, पर अभी जो विकल्प में आती है वो आती है सिर्फ टीबी। तो अगर सबसे बड़ी इकाई पूछे तो हम क्या लगा देंगे, टीबी लगा देंगे। सबसे छोटी पूछे तो क्या लगा देंगे, बिट लगा देंगे। पर इन विकल्पों में क्या कहीं आपको बिट या बिट दिख रहा है सबसे छोटी इकाई के रूप में, नहीं दिख रहा है। यहां आपको दिख रहा है किलोबाइट, किलोबाइट, एमबी, केबी दिख रहा है, एमबी दिख रहा है, जीबी दिख रहा है ना। तो इनके हिसाब से सबसे छोटी इकाई इसमें कौन सी हो गई हमारी, केबी हुई ना, किलोबाइट। चलिए, एक और चीज बता दूं, अगर आपने 4 बिट मिला लिए, 8 बिट बराबर तो 1 बाइट हो गया, पर 4 बिट के बराबर एक होता है 1 निबल, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 1 निबल बराबर 4 बिट हुए, और हमने यहां लिखा है कि 8 बिट बराबर 1 बाइट बनता है। तो आप मुझे बताइए कि कितने निबल बराबर 1 बाइट, कितने निबल बराबर 1 बाइट। 4 बिट के बराबर 1 निबल बन रहा है। यदि मैं 4 को क्या कर दूं, दुगना, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 बिट बराबर क्या बनता है, 1 बाइट, यानी कि 2 निबल बराबर मेरा क्या बन जाएगा, 1 बाइट बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सीपीसीटी में बहुत बार आया हुआ है कि कितने निबल बराबर 1 बाइट। ये पूरा चार्ट मैंने आपको बना दिया। ठीक है, आशा करता हूं अब ये कंफ्यूजन खत्म हमारी होगी। राइट आंसर इसका क्या था, केबी। चलिए आगे देख लेते हैं। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है, एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है। 2 शब्द हैं, एक क्या हो जाएगा हमारा HTTP, ठीक है, एक होता है हमारा HTML। 2 चीजें हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका क्या हो जाएगा हमारा HTTP। एक क्या हो जाती है हमारी HTTP, एक क्या हो जाती है हमारी HTML। अभी हमें क्या दिया गया है, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, HTTP दिया हुआ है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पर अगर आ जाए क्या HTML, तो हम क्या लगा देंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लगा देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। संगणक साक्षरता दिवस सीपीसीटी में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और संभावना है कि जनवरी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। संगणक का मतलब क्या होता है, हमारा कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। तो संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, या फिर कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 दिसंबर। क्या हो जाएगा हमारा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, देखिए, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, किसी के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, है ना, किसी भी व्यक्ति के लिए मुफ्त में इंटरनेट पे उपलब्ध सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। कंप्यूटर के जो आंकड़े हैं, यदि आंकड़ों में किसी प्रकार की कोई गलती हमने कर दी है, उस गलती को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट जो विकल्प है आप इसमें से देख सकते हैं, बताइए राइट विकल्प आपका क्या है।
और सभी को उतारते जाना है क्वेश्चंस को, बाद में पीडीएफ मत मांगना। अगर 25-30 क्वेश्चंस नहीं उतार पा रहे हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा, बग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बग कहते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में गलती जो होती है, आंकड़ों की अशुद्धि, उसको क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है। सभी को पता होगा कि मॉडेम का पूरा नाम क्या होगा, पर ये जो सीपीसीटी वाला हरामखोर है ना, बहुत कंफ्यूज करता है। ये हमें कंफ्यूज करता है कैसे, मॉडेम का फुल फॉर्म कभी क्या लगा देता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसी का सिमिलर एक और विकल्प आता है, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर लगाएं या फिर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन लगाएं। तो इसका जो राइट विकल्प है वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। मॉडेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। किसी को भी गलत नहीं करना है। मॉडेम डिवाइस किस तरह की होती है, ये होती है हमारे कंप्यूटर में प्लग रहती है एक साइड, तो दूसरी साइड ये प्लग रहती है भाई साहब टेलीफोन के तारों से। किस रहती है, तारों से। इसका जो बेसिकली काम है वो है एनालॉग सिग्नल को काय में कन्वर्ट करना डिजिटल में, और डिजिटल सिग्नल को काय में कन्वर्ट करना एनालॉग में। ठीक है, किस तरह की डिवाइस है, तो इनपुट भी है और आउटपुट भी, क्योंकि डेटा ले भी रही है और डेटा दे भी रही है। चलिए इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। यानी कि कंप्यूटर जो टेलीफोन लाइन है उसके माध्यम से डेटा को क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। वह क्या है, उस डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। जब तक आप लोग राइट आंसर बताओ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि सीपीसीटी जनवरी 2023 के लिए जो मॉक टेस्ट है हमारे, वो स्टार्ट हो गए हैं। आप में से जो भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीपीसीटी को क्लियर करना चाहता है, मॉक टेस्ट अवश्य परचेस करें। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। वही का वही राइट आंसर है जो पहले वाले का था। ये सिर्फ मैंने शब्दों का खेल खेल लिया यहाँ पे। मॉडेम ही वो डिवाइस है। अभी तो मैंने बताया कि कंप्यूटर लाइन के माध्यम से, जो हमारा जो टेलीफोन लाइन होता है उसके माध्यम से लिखा है इसमें, देखिए टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है। तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से डेटा का आदान प्रदान मॉडेम करता है। कौन करता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मॉक टेस्ट परचेस कीजिए सभी लोग। कल पहला मॉक टेस्ट यानी कि 5 तारीख के दिन पहला मॉक टेस्ट हमारा लॉन्च होने वाला है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग मॉक टेस्ट को परचेस कीजिए। सिर्फ 100 रुपये का मॉक टेस्ट है यार, 100 रुपये की चाय पी जाते हैं हम। 100 रुपये में आपको 5 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, बढ़िया बेहतरीन तरीके से मिल रहे हैं। पीडीएफ भी मिलेगा, उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। 3 चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि 5 या 15 चीज़ें हमें फ्री, मतलब लगभग फ्री में मिल रही है। 100 रुपये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको मॉक टेस्ट जरूर परचेस करना चाहिए। निश्चित तौर से आपको परीक्षा में क्या मिलेगा, उससे फायदा मिलेगा। ठीक, कल पहला मॉक टेस्ट आने वाला है और जब तक सीपीसीटी की एग्जाम कंडक्ट होंगी तब तक आप इन मॉक टेस्टों को कभी भी परचेस कर सकते हैं। पर मेरा मानना है कि जहां से पूरी दुनिया शुरू कर रही है वहीं से करें ना। बाद में सबके पीछे पीछे चलने से क्या मतलब। जब मैं सबके आगे बढ़ जाऊं, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करवा दूं, तीसरे चौथे मॉक टेस्ट पे आ जाऊं, फिर आप परचेस करोगे, सर हम परचेस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट हमें दे दो, वहां कोई मतलब नहीं है। सबके साथ साथ ही आप आगे बढ़ो ना। मैं तो आपको एग्जाम के 1 मिनट पहले तक भी पूरा मॉक टेस्ट दे दूंगा, निश्चिंत रहिए। चलिए आप लोग कभी भी परचेस कर सकते हैं, जैसी आपकी स्वेच्छा हो। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बच्चे क्योंकि रुके हुए ना कि सर अभी तो एग्जाम के फॉर्म ही नहीं भराए हैं, अभी से मॉक टेस्ट लेके क्या करेंगे हम। तो भाई साहब यही तो बेवकूफ़ी कर दी ना लोगों ने। लोगों को पता नहीं था कि पटवारी के भी पद बढ़ जाएंगे या पटवारी आ जाएगी। जिन्होंने पहले से तैयारी की आज वो कितनी अच्छी कंडीशन में, और जो आज या कल में तैयारी करने लगे उनका स्तर उन्हें खुद को पता है। ठीक है, तो आपने तैयारी की है, गुग्गुओं की तरह बैठना नहीं है कि मेरी तो टाइपिंग कंप्लीट हो गई, एग्जाम फॉर्म ही नहीं डाला, अभी तो आराम करूंगा मैं। टाइपिंग कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, लड़के लड़कियों सभी को ध्यान से टाइपिंग अपनी कंप्लीट रखनी है। ठीक है, और जो पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करते रहो। फूफा नहीं बैठा सीपीसीटी में हमारा कि तुमने पढ़ लिया तो तुम फुर्सत होकर बैठ जाओ। नहीं, इसने पहले पढ़ लिया, इसको पास कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू। ठीक है, पढ़ाई करो। और ये बेवकूफ़ी किसने फैला रखी कि एक बार सीपीसीटी दे दो तो 6 महीने बाद सीपीसीटी देंगे। अगर 2 महीने में भी सीपीसीटी रिपीट हो रही है और तुम फेल हो गए हो तो जितनी बार सीपीसीटी देना चाहो उतनी बार सीपीसीटी दे सकते हो। ठीक है, पहली सीपीसीटी में अगर पास हो गए तो उसके बाद जस्ट दूसरी जो सीपीसीटी आ रही है उसमें तुम दे सकते हो सीपीसीटी। अफवाह फैला रखी 6 महीने तक सीपीसीटी नहीं दे सकते। आज एक कमेंट पढ़ रहा हूँ कि सर जनवरी के बाद सीपीसीटी कब होगा, तो एक मेरा भाई रिप्लाई दे रहा है, उसको बोले 7 साल बाद। ये क्या हुआ मतलब। अभी जनवरी कैलेंडर पूरा जारी करता है ना वो सीपीसीटी वाला, एक पूरे साल का। जनवरी के बाद सीपीसीटी उसने मार्च में दे रखी, तो मार्च में फिर आप एग्जाम दो अगर फेल हो गए तो।
पास हो गए तो भी आपकी मर्जी, आप फिर से दे दो। अगर हिंदी हिंदी और कंप्यूटर निकला, इंग्लिश नहीं निकली तो आपकी मर्जी, जितनी बार आपको देना हो। और ये बैक स्पेस वाला भी नया झूठ फैला रखा है तुम लोगों ने, बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते। किसने बोला यूज नहीं कर सकते? जितनी बार चाहो उतनी बार बैक स्पेस यूज कर लो। मतलब कहीं का बच्चा अगर ठीक है, थोड़ा सा उसमें कम समझ है, उसको समझ में नहीं आया, इतना एक्टिव नहीं है, झूठ मत परोसो ना उसको। बेवकूफ़ बना रखा, बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं, 6 महीने तक एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ये कोर्स बेचने वालों ने करा है सभी है, हजार रुपए में कोर्स बेच के। बेचारा आदिवासी क्षेत्र का है, छिंदवाड़ा से, बालाघाट से, उनके गांव में कंप्यूटर तक नहीं है। थोड़ी तो मजबूरी समझो उनकी, कैसे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर पे, मोबाइल से टाइपिंग कर करके एग्जाम दे रहे हैं, 1-1.5 हज़ार का फॉर्म भर रहे हैं। सीबीसीटी का एक पूरा खर्चा, एक पेपर का खर्चा 1000 से 1500 का है। 750-800 का फॉर्म डलता है, उनके 700-800 रुपये खर्चा हो जाता है आने जाने का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। WLL का पूरा नाम हमारा क्या हो जाएगा? वायरलेस इन लोकल लूप। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? वायरलेस इन लोकल लूप। फुल फॉर्म आपको पूरा करना है, फुल फॉर्म आपके लिए बोनस है, बिल्कुल बोनस है। चलिए अगला देख लेते हैं। इथरनेट क्या है? तो इथरनेट क्या है? इथरनेट का इनमें से मतलब इथरनेट का संबंध किस नेटवर्क से है? तो इथरनेट का जो संबंध है वो हो जाएगा हमारा किसका? लेन से। किससे हो जाएगा? लेन से, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 तरीके के नेटवर्क मैंने आपको बताए थे ना। चलो एक बार फिर से लिख देता हूं। 5 तरीके के नेटवर्क मैंने आपको बताए थे। एक मैंने आपको बताया था क्या? लेन बताया था। एक मैंने आपको क्या बताया था? मेन बताया था। एक मैंने वेन बताया था, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पेन बताया था, ठीक है। उसके बाद चलिए तो कैन बताया था मैंने आपको, और एक मैंने आपको बताया था WLN, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, ये हो जाएगा हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये हो जाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ये हो जाएगा हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये हो जाएगा हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क, ये हमारा हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि हमारा वायरलेस में आप वाईफाई को भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस इस तरह की होती है जिनमें पॉइंट होता है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, इनसे पॉइंट अपना ऐसे बना सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। कौन कौन सी डिवाइस आती है इसमें? माउस आती है, और उसके बाद माउस के बाद ट्रैक बॉल आती है। क्या आती है? ट्रैक बॉल आती है। गेम खेलने के लिए यूज करते हैं किसका? जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक आती है। एक इसी की तरह लाइट पेन होता है, लाइट पेन आता है। 4 डिवाइस से आती है नहीं आती? स्कैनर आता है कहीं से। स्कैनर का काम क्या है? डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, ताकि डिजिटली रूप में आप उसको कहां भेज सके? कंप्यूटर के अंदर भेज सके। तो स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस जरूर है, पर स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। चेक में और ड्राफ्ट में। कभी देखना चेक के ऊपर ब्लैक कलर की पट्टी बनी रहती है, बनी हुई रहती है, पट्टी प्रिंट रहती है ब्लैक कलर की, वो रहती है मैग्नेटिक। तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक अंकों को पढ़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में माइकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? माइकर भी कहा जाता है। MICR, माइकर भी इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माइकर हो जाएगा, पर वो माइकर वही है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए आगे देख लेते हैं। किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? इस तरीके का क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। सीपीसीटी के बाद कंपटीशन की जितनी एग्जाम होती है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? देख लीजिए भाई साहब, कौन से समूह में सिर्फ इनपुट है? देखिए माउस है, माउस भी है, बाकी अगर माउस तो सभी में है चले। उसके बाद देख लेते हैं कीबोर्ड हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा ना। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। तो पहचान लिया आपने इसमें से आपका किसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस है। तो ये थे हमारे कुछ IMP क्वेश्चंस, ठीक है। मॉक टेस्ट परचेस कीजिए, आप लोगों की भलाई के लिए ही मॉक टेस्ट बनाए। 100 रुपये लेके कोई अमीर नहीं होने वाला हूँ, मेरा करोड़ों का बंगला नहीं बन जाएगा 100 रुपये में, ठीक है। आप लोगों की भलाई के लिए मॉक टेस्ट बनाए हैं। जितना मेरा अनुभव है, पूरा अनुभव मैंने उन मॉक टेस्टों में डाला है। संभावित प्रश्न मैंने उसमें डाले हैं। कोई गारंटी नहीं कि आप पास हो जाओ। ये भी एक बात लिख लो कि सिर्फ 5 मॉक टेस्ट लगा लेने से तुम पास हो गए। दुनिया बेवकूफ़ नहीं, 2.5 महीने से तैयारी करिए। लेकिन उन मॉक टेस्टों से संबंधित या उनसे रिलेटेड जितने थोड़े बहुत जुड़ाए क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ये पूरी गारंटी है, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पहले दे चुका हूं, 5 ही हो जाएंगे, 7 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। और 25 क्लास की प्लेलिस्ट तो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है।
जो 25 यूट्यूब पे क्लास अवेलेबल, भर भर के डाटा उन 25 क्लासों में, पूरी मंथन लूसेंट कितनी हो, सारी बुक से बेस्ट क्लासेस दी है मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कहाँ है कि 1,500 रुपये में फोकट में अपना वो पैसा बचा, उसको फॉर्म में डालो ना। CPCT को UPSC हो गई क्या? हाँ, 38 नंबर चाहिए, 38 नंबर नहीं ला पा रहे हैं। कल आपकी मैथ की क्लास मैंने लगवाई है यहाँ पे, ठीक है, गोविंद सर की क्लास आ रही है मैथ की, बहुत बढ़िया फैकल्टी हैं वो, 1,500 से 2,000 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं। बाय रिक्वेस्ट उन्होंने वीडियो अपनी डाली है, पहली वीडियो हमारे लिए डाली है। ठीक है, बहुत बड़ी कोचिंग है उनकी, कम से कम 1,500 से 2,000 बच्चों को ऑफलाइन मैथ पढ़ाते हैं वो। पर मैंने रिक्वेस्ट की कि सर बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा है मुझे कि सर मैथ हमें पढ़ना है, हमें रीजनिंग पढ़नी है, इसलिए वो वीडियो डाल रहे हैं। तो प्यार कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल को। पूरी CPCT से संबंधित जितने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं पूरे आपके कंप्लीट वो आसानी से करवा देंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, ठंड बहुत पड़ रही है, घरों में रहिए, घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए, बाहर घूमना बिल्कुल नहीं है, CPCT क्लियर कीजिए, परिवार का भी ध्यान रखिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।